हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की क्लास में डिस्कस किया वो थे हमारे स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय। आज हम जिन व्यय को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय। देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम एक करदाता के कर योग्य लाभों की गणना या कर योग्य आय की गणना जब करने जाते हैं उस समय आयकर अधिनियम के अंतर्गत जिस तरीके से करदाता को व्यय के संबंध में कटौती और स्वीकृति प्रदान की गई है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा है धारा 37A के अंतर्गत जो व्यय करदाता को स्वीकृत किए गए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे व्यय या खर्चे जो पूंजीगत प्रकृति के नहीं हैं और करदाता के निजी व्यय नहीं हैं एवं केवल व्यवसाय एवं पेशे के लिए गत वर्ष में किए गए हैं, वे सभी व्यय धारा 37A की उपधारा 1 में स्वीकृत किए गए हैं। जैसे माल के निर्माण एवं क्रय से संबंधित व्यय। देखिए, माल के निर्माण एवं क्रय से संबंधित व्यय में यदि करदाता ने माल को निजी प्रयोग के लिए काम में लिया है उसकी लागत, यदि माल को दान में दिया है उसकी लागत, या पूंजी संपत्ति के निर्माण में प्रयोग किए गए माल की लागत, इनको छोड़कर बाकी सभी व्यय स्वीकृत होते हैं। अर्थात पर्सनल यूज़, डोनेशन और कैपिटल एसेट के मैन्युफैक्चरिंग में यदि कोई माल यूज़ हुआ है तो ऐसा माल का व्यय स्वीकृत नहीं होगा। अगला हमारा आता है माल के विक्रय एवं वितरण के व्यय। तो देखिए, माल के विक्रय एवं वितरण से यहाँ क्या तात्पर्य है कि आफ्टर प्रोडक्शन जब सेल्स की जाती है तो एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में करदाता को आदेश प्राप्ति से लेकर के बेचे गए माल के खराब होने या घटिया होने पर दी गई क्षतिपूर्ति तक सभी व्यय स्वीकृत किए जाते हैं। तो इसमें विक्रय प्रतिनिधि का वेतन, दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय, ट्रेडमार्क, पेटेंट एवं कॉपीराइट को प्रयोग करने के व्यय, यदि दी गई रॉयल्टी, माल की पैकिंग का व्यय, फ्रेट, रेलवे फ्रेट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जो भी बेचे गए माल की खराबी होने पर या घटिया किस्म होने पर दी गई क्षतिपूर्ति, सभी व्यय प्रतिनिधि ने मान लो एजेंसी समाप्त करने के लिए यदि उसको कोई क्षतिपूर्ति दी है तो वो सभी जो हैं स्वीकृत व्यय में शामिल किए जाते हैं। अगला हमारा आता है व्यापार के संचालन हेतु परिचालन व्यय। देखिए, डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस में वो स्वीकृत किए जाते हैं, सिवाय किसके, यदि करदाता ने कंप्यूटर खरीदा है तो उसकी जो लागत है वो स्वीकृत नहीं होगी। बिजली की पूर्ति के लिए यदि कोई डायनामो खरीदा गया है तो उसकी लागत स्वीकृत नहीं होगी, लेकिन धारा 32 के अंतर्गत इन पर ह्रास स्वीकृत होगा। तो यहाँ पर करदाता को व्यापार के संचालन हेतु उसके डे टू डे के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम स्वीकृत करेंगे। वो चाहे बिजली, पानी, सफाई के व्यय हों, डाक तार के व्यय हों, टेलीफोन के व्यय हों, कोई मैगज़ीन आती है, पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, न्यूज़पेपर आता है, आने जाने का कोई वाहन व्यय होता है, या चौकीदार को, सुपरवाइज़र को कोई सैलरी दी जाती है। तो ये जो सभी व्यय हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको कि हम स्पेशली कह रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्वीकृत होंगे। अगला हमारा है कर्मचारियों पर किए गए व्यय, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज़। देखिए, एक नियोक्ता, हमारा करदाता जो नियोक्ता है, यदि अपने कर्मचारियों को कोई वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते, उनके प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स के लिए किए गए व्यय, उनकी चिकित्सा सुविधा के व्यय, उनके श्रम कल्याण हेतु किए गए आयगत व्यय, उनके प्रमाणित भविष्य निधि या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन, किसी तरह की कोई कंपनसेशन यदि उसे क्षतिपूर्ति अधिनियम में दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी के हित में जो भी करदाता व्यय करता है वो करीब करीब स्वीकृत किए जाते हैं, सिवाय अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि उसने कंट्रीब्यूट किया है तो वो डिसअलाउड होगा। श्रम कल्याण कोष में या श्रम कल्याण ट्रस्ट में यदि उसने अंशदान किया है तो डिसअलाउड होगा। व्यक्तिगत कारणों से यदि कोई गिफ्ट या उपहार दी गई है तो वो डिसअलाउड होगी। और यदि मान लीजिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश ग्रहण किया है तो क्षतिपूर्ति का 4/5 भाग जो है वो अस्वीकृत होगा। अब है कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस।
देखिए, लीगल एक्सपेंसेस में भी यदि करदाता ने अपने व्यापार के हित में किसी भी तरह का कोई कानूनी व्यय किया है तो वो पूर्ण रूपेण स्वीकृत होगा। परंतु यदि अपराध संबंधी कार्यवाही के लिए कोई कानूनी व्यय हुआ है या करदाता ने जानबूझकर किसी कानून का उल्लंघन किया, उसकी वजह से उस पर कोई दंड लगा है, उसके फलस्वरूप यदि अपील पर कोई कानूनी व्यय हुआ है, स्थायी संपत्ति या पूंजी संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया गया यदि कोई कानूनी व्यय हुआ है तो ये स्वीकृत नहीं होंगे। इसी तरीके से विज्ञापन व्यय के बारे में हम क्या बात करेंगे कि विज्ञापन व्यय सभी अलाउड होते हैं सिवाय किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित कोई ब्रोशर है या सोविनियर है या पैम्फलेट है, उसमें यदि करदाता ने कोई विज्ञापन दिया है तो वो अस्वीकृत होगा। अब है कर, टैक्सेस। देखिए, व्यक्तिगत करों को या डायरेक्ट टैक्सेस को छोड़कर बाकी सभी जो टैक्सेस हैं वो अलाउड होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में अगर उसने इनकम टैक्स जैसे अपना भुगतान किया है तो वो डिसअलाउड होगा। अब है आयकर संबंधी कार्यवाही पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। देखिए, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग पर किए गए सभी व्यय, चाहे वो आयकर का नक्शा तैयार करने के व्यय हों, आयकर अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण संबंधी कार्यवाही के व्यय हों, आयकर संबंधी अपील के व्यय हों, ये सभी व्यय स्वीकृत किए जाते हैं। फिर आता है इसमें अदर एक्सपेंसेस। देखिए, अदर एक्सपेंसेस में हम क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए किराए के क्रय अनुबंध के अंतर्गत कोई संपत्ति क्रय की गई है तो उसका ब्याज या अन्य व्यय, या व्यवसाय एवं पेशे के लिए कोई चंदा दिया गया है, कोई सदस्यता शुल्क दी गई है तो उसका कोई अगर खर्चा हुआ है तो वो, या दीपावली, मुहूर्त आदि पर कोई व्यय, इसमें व्यक्तिगत उपहार अलाउड नहीं है, बाकी सभी अलाउड होंगे। अतिथि गृहों पर किए गए व्यय अलाउड होंगे कर, परंतु निजी कार्यों अथवा गैर व्यापारिक कार्य हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अस्वीकृत होगा। राजनीतिक दलों के चंदे अस्वीकृत होंगे। सभी प्रकार के दान, धर्मादा, भेंट एवं उपहार अस्वीकृत होंगे। पूंजी प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय अस्वीकृत होंगे। तो अन्य व्यय में हमने देखा कि व्यापार से संबंधित सभी खर्चे अलाउड होंगे, शेष डिसअलाउड होंगे। अब देखिए, धारा 37A के अंतर्गत ही कुछ विशिष्ट व्यय होते हैं, उनकी भी कटौती अब पूर्णतया स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें हम मनोरंजन व्यय को शामिल करते हैं। यदि करदाता ने किसी तरह का कोई मनोरंजन व्यय किया है या यात्रा पर कोई व्यय किया है अपने कर्मचारियों की, या अवकाश गृह पर कोई व्यय किया है, तो वो सभी क्या होंगे, पूर्णतया स्वीकृत होंगे। विज्ञापन पर किए गए व्यय स्वीकृत होंगे, परंतु यहाँ हमें फिर एक बात ध्यान रखनी है कि यदि करदाता ने कोई किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ब्रोशर में या सोविनियर, पंफलेट आदि में विज्ञापन देने पर कोई राशि व्यय की है तो ऐसे व्ययों की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अब आता है वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृत हानियाँ। देखिए, कुछ हानियाँ भी व्यवसाय के दौरान हो जाती है, तो इन हानियों को वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर घटाने के लिए एक तो करदाता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हानि वास्तविक होनी चाहिए, आयगत होनी चाहिए और व्यवसाय एवं पेशे से संबंधित होनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? एक तो वास्तव में हानि हुई हो, हानि आयगत हो, पूंजीगत नहीं हो, तथा व्यवसाय के दौरान वह हानि हुई हो या व्यवसाय के संबंध में हुई हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि अनुमानित हानि है या काल्पनिक हानि है या पूंजीगत हानि है या गैर व्यावसायिक एवं पेशे से संबंधित हानि है तो उसकी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इस प्रकार अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत होगी। यदि कर्मचारियों ने माल का कोई गबन किया है, या प्राकृतिक विपदा के कारण, आग के कारण या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण स्टॉक की कोई हानि हुई है, डकैती अथवा चोरी के कारण कोई हानि हुई है, कार्यालय समय के बाद मान लीजिए तिजोरी में से किसी ने नकदी की चोरी की है, तो ये कटौती हानि मतलब ये जो हानि है इसको हम व्यवसाय में से इसकी करमुक्ति करदाता को दी जाती है। इसी तरीके से दोनों पक्षों में से किसी के भी द्वारा माल की सपुर्दगी के संबंध में यदि कोई अनुबंधन भंग हुआ है उसके कारण होने वाली हानि स्वीकृत होगी। या मान लीजिए मार्ग में, या जैसे ट्रेड स्टॉक इन ट्रांजिट जो होता है, मार्ग में व्यापारिक रहतिया होता है या निर्मित माल की कोई हानि है तो वो स्वीकृत होगी। माल की पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता को दी गई कोई एडवांस राशि और वो यदि नहीं वसूल हो पाई तो वो स्वीकृत होगी। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कि किसी तरह की कोई प्रतिभूति दी गई है, मतलब व्यापारिक परंपरा के अनुसार किसी दूसरे व्यापारी की प्रतिभूति दे दी गई है, प्रत्याभूति जिसको हम गारंटी देते हैं, और उसके कारण से यदि कोई हानि हुई है तो वो स्वीकृत होगी।
इस प्रकार हमने देखा कि वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत जो व्यय स्वीकृत किए जाते हैं, जो हानियाँ स्वीकृत की जाती है, वो यदि व्यापार एवं पेशे से संबंधित है तो वो स्वीकृत होंगी। और नटशेल में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत व्यय अस्वीकृत होगा, आयकर अस्वीकृत होगा, कोई भी तरह का डोनेशन अस्वीकृत होगा, राजनीतिक दलों के द्वारा प्रकाशित कोई भी यदि पुस्तक कोई प्रकाशन के अंतर्गत कोई ब्रोशर या पैम्फलेट है, उसमें यदि विज्ञापन दिया गया है तो वह स्वीकृत होगा। व्यापार के हित में किए गए व्यय ही क्या होंगे, स्वीकृत होंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो स्पष्टतया अस्वीकृत होते हैं। तो देखिए, हम अलग अलग ब्लॉक्स में यहाँ ये अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत एक करदाता के व्यापार में कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग ब्लॉक में हम इनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं। कल आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगी स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय।